Hello students, how are you? I hope you are also fine. देखिए बच्चों, आज BSc थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास में आज का अपना टॉपिक है यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। ठीक है, कल हमने या लास्ट टॉपिक में हमने आपको लेटेस्ट बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। ठीक है, आज हम आपको यूनिट सेल के बारे में, प्रिमिटिव सेल के बारे में एंड नॉन प्रिमिटिव सेल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक देखिए। यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल, ये हैं आज अपने टॉपिक। यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी जानकारी दी थी, यूनिट सेल क्या है। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, देखो बच्चों, यूनिट सेल के लिए देखिए मैं एक लेटेस्ट स्पेस में लेटेस्ट पॉइंट का निर्धारण करूं। क्या करूं? स्पेस में एक लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट का मैं निर्धारण करता हूं। सिमिलर अरेंजमेंट है यहाँ पर, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी है। 1 सेकेंड में फैन बंद कर देता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पर, तो इसमें ये लेटेस्ट जो होता है स्पेस में पॉइंट्स का एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के द्वारा इनको यहाँ पर बताया है। अब देखिए, ये जो पॉइंट्स हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में एक यूनिट सेल को अपन को शो करना है तो किस प्रकार से शो करेंगे? 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशनल, इसमें इन 2 डायमेंशनल हम यहां पर ये इन चारों एटम्स को, फिर चारों मॉलिक्यूल्स को अपन ने क्या किया? यहां पर मिला दिया। ठीक है ना। तो इस जो अपन ने स्पेस लेटेस्ट जो अपन यहां पर बनाया है, इसमें जो सबसे न्यूनतम आकृति का जो आयतन मिलेगा अपन को, न्यूनतम आकृति का आयतन यहां पर क्या बनता है? चारों को अपन ने मिला दिया। सेम अरेंजमेंट भी होना चाहिए, यानी कि इसको यहां पर मिलाया और इसको यहां पर मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये यूनिट सेल नहीं कहलाएगा। यानी कि यूनिट सेल अगर मैं यहां पर यूं करके मिला दूं, इट इज नॉट यूनिट सेल। तो यहां पर ये कहलाएगा एक यूनिट सेल कहलाएगी। क्या यहां पर? यूनिट सेल। ठीक है, 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशनल यूनिट सेल इट रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये जो है यहां एक यूनिट सेल को व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको हम आगे बताएंगे, इसको नॉन प्रिमिटिव हम कह सकते हैं। तो देखिए, यूनिट सेल जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर के, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सूक्ष्मतम आयतन जो होता है, जैसे कि अपन 2 डायमेंशनल में एक, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था, उसमें एक जो कोष्ठिका बताई थी सूक्ष्म आयतन की, जिसके द्वारा उस क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। अगर मान लीजिए इस अरेंजमेंट में, ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में मैं इसको और इसको लूं इस प्रकार से, अगर मैं इस प्रकार से ले लूं तो यह भी एक यूनिट सेल होगी। ये भी क्या होगी? एक यूनिट सेल होगी। किसी भी प्रकार से अरेंजमेंट ले सकते हैं, लेकिन
इन पॉइंट्स या परमाणु आयन से मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट जो होना चाहिए ना, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियमित क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये तो कहलाता है यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल में हम बात करें, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में बात करें, अगर मैं इसको 3D में बात करूं तो 3D में क्या होता है, एक यूनिट सेल को हम इस प्रकार से शो करेंगे। एक ये 3D में यूनिट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 3D के अंतर्गत यूनिट सेल। देखिए 3D में मैंने कल आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3D के अंतर्गत, इसको हम इस प्रकार से, ठीक है, इसमें हम विभिन्न यो पॉइंट से लेकर इसको यो मिला दें। यहां पर से मीडियम में इनके अपन को यो लेने हैं, ठीक है, एक यहां पर लेना है, एक यहां पर लेना है। इस जगह पर इनको हम यो मिला दें, फिर इसको हम मिला दें, इससे मिला दें, ठीक है ना। एक एटम यहां पर लेना है, इसको यहां पर, इन सब पॉइंट्सों को अपन इस प्रकार से मिला दें, ठीक है। फिर यहां पर ले लें, फिर इस जगह पर, फिर यहां और फिर यहां, इसको हम फिर से इनसे मिलाएं, ठीक है ना। एक एटम यहां पर भी ले लें और यहां पर इस प्रकार से अपन मिलाएं, ठीक है। ऐसा मैंने तुमको पहले भी बताया था। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 3D के अंतर्गत ये। अब इसमें से जो एक ये वाला जो है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी एक सूक्ष्म इकाई है जो कहलाएगा यूनिट सेल। क्या कहलाएगी? ये यूनिट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल यहाँ पर, समझ में आ गया आपको? किसी भी क्रिस्टल के लिए वो 3D में हो या 2D में हो, एक यूनिट सेल जो होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा उस क्रिस्टल का निर्माण किया जाता है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, उसकी सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो कहलाती है यूनिट सेल, जिसका आयतन क्या होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, जिसके नियमित क्रम में एक दूसरे के चारों ओर हम व्यवस्थित कर दें तो उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो जाता है। ये कहलाती है यूनिट सेल, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं प्रिमिटिव सेल। फिर अपना ये यूनिट सेल हुआ, इसके बाद में प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना। देखो यूनिट सेल को हम कहें हिंदी में एकक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एकक कोशिका। इसको हम कहेंगे एकक कोशिका। हाँ, कहोगे सर इस तरह से यूनिट सेल करके किए जा रहे हैं। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एकक कोशिका होता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है प्रिमिटिव सेल, और प्रिमिटिव सेल को हम कहते हैं अभाज्य कोशिका। क्या कहते हैं? ये अभाज्य कोशिका। एक यहां पर प्रिमिटिव सेल, इसको हम कहेंगे क्या? अभाज्य कोशिका। हाँ, ऐसे बताओ तो समझ में भी है अभाज्य कोशिका क्या है, एकक कोशिका क्या है, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल हमारे समझ में नहीं आता ना। तो यहाँ पर एकक कोशिका और ये है अभाज्य कोशिका। एकक कोशिका मैं बता चुका हूं, अब आपको हम बताएंगे प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल होता क्या है? तो ध्यान रखना, प्रिमिटिव सेल जो होता है एक सिंपल यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव सेल जो होता है, एक अभाज्य कोशिका जो होती है, एक साधारण एकक कोशिका होती है, और एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो सिर्फ उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर पर स्थित होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ए सिंपल यूनिट सेल, या कहेंगे इसको प्रिमिटिव सेल, या कहेंगे अभाज्य कोशिका। क्या कहेंगे? अभाज्य कोशिका। कैसे शो करते हैं इसको? देखिए
ये है प्रिमिटिव सेल। क्या है ये? प्रिमिटिव सेल। ये एक साधारण यूनिट सेल होती है। सिर्फ इसमें होता क्या है, जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ इसके कोनों पर स्थित होते हैं बस, और कहीं भी स्थित नहीं होते हैं। अगर और कहीं स्थित होते हैं तो यह प्रिमिटिव ना रहकर नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। तो अभाज्य कोशिका में जो, हाँ, तो अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, प्रिमिटिव सेल मैंने बताया आपको। प्रिमिटिव सेल में क्या होते हैं? एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। और एक प्रिमिटिव सेल क्या होता है? 2D में एक नॉन प्रिमिटिव सेल को इस प्रकार से सोचा जाता है जिसमें कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो होते ही हैं, परंतु कॉर्नर के साथ साथ अन्य एटम्स भी अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये प्रिमिटिव है और ये नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है ना? ये प्रिमिटिव और ये नॉन प्रिमिटिव, यानी कि इसमें कॉर्नर के अतिरिक्त उनके मध्य में भी एक एक परमाणु यहाँ पर स्थित है ना, ये इसलिए नॉन प्रिमिटिव है। 2D में तो ये है। अगर हम 3D में देखें, 3D में नॉन प्रिमिटिव सेल जो होगा इस प्रकार से होगा। यहां पर कॉर्नर्स पर एटम अवेलेबल हैं। फिलहाल ये प्रिमिटिव सेल है, एक सिंपल यूनिट सेल है। लेकिन यदि इसमें इस कॉर्नर्स के अतिरिक्त ये इसका जो फेस है, इस फेस पर यहाँ पर एटम्स हो, मान लो यहाँ पर एटम्स हो, यहाँ पर एटम्स हो, यहाँ पर हो, ये क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव कहलाएगा। नॉन प्रिमिटिव के लिए हम इसके 3 प्रकार देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव सेल जो होते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं जिससे उस स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसके प्रत्येक फेस पर हो तो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में जो इसके 6 फेस होते हैं, यहाँ भी होगा और एक उस तरफ भी होगा। सभी फेस पर एक एक कॉर्नर के अतिरिक्त एटम्स अवेलेबल होगा। फेस सेंटर्ड कहलाएगा। मान लो ये फेस पर नहीं है, किसी भी फेस पर नहीं है, मात्र इसके अंदर एक एटम और है। ठीक है ना? कॉर्नर के अंदर एक और अंदर है। ठीक है ना? तो ये कहलाएगा यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड। क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड। देखो, जो मैंने फेस सेंटर्ड बताया था वो होता है फलक केंद्रित। ये बॉडी सेंटर ये कहलाता है अंतः केंद्रित। ठीक है ना? एक और होता है इसमें एंड सेंटर्ड। कौन सा सेंटर्ड? एंड, END। ठीक है ना? एंड सेंटर्ड होता है। एंड सेंटर्ड में एटम्स जो होते हैं किसी भी 2 आमने सामने के फलकों पर अवेलेबल होते हैं। मान लो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको कहते हैं अपन एंड सेंटर्ड, या इसको हम कह सकते हैं आधार केंद्रित। क्या कहते हैं? आधार केंद्रित। इस प्रकार से नॉन प्रिमिटिव सेल के 3 काइंड्स होते हैं। वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव सेल के 3 काइंड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है ये अपना होता है, देखो, फलक केंद्रित। क्या होता है? फलक केंद्रित। नंबर 1 फलक केंद्रित होता है, जिसको अपन कहते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। ठीक है ना? फेस सेंटर्ड होता है। नंबर 2 जो होता है, ये होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड होता है, जिसको कहते हैं अपन अंतः केंद्रित। क्या कहते हैं इसको? अंतः केंद्रित। और जो तीसरा काइंड जो होता है, तीसरा ये होता है एंड सेंटर्ड। क्या होता है? एंड सेंटर्ड होता है, या इसको कहते हैं, हम कह सकते हैं आधार केंद्रित। बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित, एंड सेंटर्ड आधार केंद्रित,
और फलक केंद्रित होता है फेस सेंटर्ड, ठीक है ना। इसको अपन यदि ये कहें फेस सेंटर्ड में क्या होगा, प्रत्येक फेस पर, प्रत्येक जो फेस होते हैं 6 फलक होते हैं घन के, एक घन के 6 फलक होते हैं जिनके मध्य में एक एक एटम अवेलेबल होगा ना, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और इस वाले पर भी होगा। 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 8 तो 6 और 6 और हो गए, 14 हो गए टोटल एटम, ठीक है। ये तो गया फेस सेंटर्ड। और जब अपन को बॉडी सेंटर्ड देखना है, बॉडी सेंटर्ड में सिर्फ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे हट जाएंगे, सिर्फ इसके केंद्र में एक एटम, 8 तो थे, एक हो गया, 9 एटम्स हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। ये कहलाएगा अपना अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। इसके बाद में क्लास में एंड सेंटर्ड में होता क्या है, कॉर्नर पर तो अवेलेबल होते ही हैं, कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं, सिर्फ इसके आमने सामने के फलकों पर और होते हैं एटम्स, इसलिए 8 तो पहले थे, 2 ये हो गए, 10 हो गए। इस प्रकार से नॉन प्रिमिटिव सेल को हम 3 काइंड में इस प्रकार से बता सकते हैं कि 3D में मैंने आपको बताया है, 2D में नॉन प्रिमिटिव सेल कैसा होता है। तो आज के लेक्चर में आपको यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव सेल क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप और समझने की कोशिश करना, इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे। देखिए लेक्चर बाय लेक्चर हमको ये समझना आवश्यक है, तभी हमको आगे की चीज समझ में आएगी। आगे सुनिए, इसको आप देखिए, तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।